हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री। क्लास 7 की हिस्ट्री हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा 9वां चैप्टर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। हम इसको सीटेट के लिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं पूरे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखो, लोगों का वर्णन करने का सबसे समान तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित कर। देखो, अब किसी के बारे में अगर आप बताओगे तो नॉर्मल इस तरह से, जैसे दो इंसान खड़े हैं तो आप नहीं बता पाओगे कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का। जैसे अब हम लोग हो गए एक यूपी वाले और एक बिहार वाले। तो देखो, यूपी और बिहार वाले अगर हम अपना लैंग्वेज बोलेंगे और यूपी बिहार वाले अपना भोजपुरी बोलेंगे तो हम बता सकते हैं ना कि मतलब परिभाषा दे सकते हैं कि ये कहाँ से हैं, कौन से तरीका है, मतलब ये कहाँ से आते हैं। तो इसी तरह से हम मतलब विभाजित कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। जैसे बहुत सी जगह का अलग अलग भोजन होता है। जैसे साउथ इंडियन का साउथ इंडियन डिश हो गया, और जैसे पंजाब वाले हो गए उनका राजमा हो गया, राजमा चावल वगैरह हो गया। इस तरह से कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि युग युगांतरों से ये अस्तित्व है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ बदली हैं। मतलब देखो, बदलती तो है, बदलना तो है और आज भी बदल ही रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की हैं अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाकों के पुराने रीति रिवाज से तो निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया। जैसे चेर और मलयालम भाषा का विकास, अब देखो यहाँ से शुरू होता है। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में यह स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का उपयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के उपयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है, ये याद रखिएगा। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। किस में लिखा गया, याद रखिएगा, मणि प्रवालम शैली में। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की गई और संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय, देखो अन्य क्षेत्रों में इस क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की देखो यहाँ से याद रखिएगा, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। आपको कारण और कथन में देगा, ये याद रखिएगा, इसको देखिए, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ये इतना लाइन हूबहू लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखिएगा। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। इनका पहले वंश याद रखिएगा, गंग वंश के हैं और बहुत अत्यंत ये प्रतापी राजा थे। इनका नाम क्या था, अनंत वर्मन। इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ के प्रति नियुक्ति घोषित कर दिया था। इनका भी नाम याद रखिएगा। जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीती, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा।
राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं सदी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ का अधिकांश राजस्थान स्थित है, जहाँ पे राजस्थान है, वो राजपूताना कहते थे, मतलब कि कहते थे यहाँ पे राजपूत लोग रहते हैं। इससे यह समझा जाता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी भारत तथा मध्यवर्ती के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपरा वहाँ के शासकों के आदर्श अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने पढ़ा था, एक ऐसा शासक था। ये शासक सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। उन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया है, मगर इन लोगों ने पीठ नहीं दिखाई। सूरवीरों, जैसे राजपूत के सूरवीर हो गए, मतलब बहुत सारे लोग हैं। जैसे देखो महाराणा प्रताप जी थे, इनकी कहानी काव्य एवं गीता में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों को मतलब कि स्मृति को सुरक्षित रखते थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करेंगे। साधारण जन भी कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थिति और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्री ने भी कहानी में स्थान प्राप्त किया था? जी हाँ, वे कभी झगड़े के कारण के रूप में विद्वान, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। जैसे रानी पद्मावती वाला अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, उनके हस्बैंड के बीच में हुआ था। कहीं कहीं यह भी चित्रण किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं के द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जला देने की प्रथा थी। जैसे रानी पद्मावती क्या थी, वो भी उस मतलब की सती हुई थी। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता था। अब हम क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी देखते हैं। यदि सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती तो नृत्य की भी मतलब नृत्य के क्यों नहीं मिल सकते? तो नृत्य का भी मिलता था, जैसे डांस का। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। किससे निकला है? कथा शब्द से, जिसका प्रयोग संस्कृत अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिर तथा कथा यानी कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। याद रखिएगी, ये कथाकार अपने हाव भाव से संगीत को, अपने कथावाचन को अलंकृत किया करती थी। 15वीं से 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक व्याख्यान कहानी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथाकार या मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और यह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, जैसे राजस्थान जयपुर के दरबार में और लखनऊ में, दो मतलब से घराने हो गए। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। क्या था? कथक। कथक का याद रखिएगा आप लोग। कथक जो है ना, हमारे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य भी है। 1850 से लेकर 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया है। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत संचालन, उत्तम वेशभूषा की कहानी के प्रस्तुतिकरण, अभिनय पर जोर दिया जाए। देखो कथक के जैसे एक महान जो कलाकार आते हैं बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, उनका नाम याद रखिएगा। अनेक अन्य संस्कृति गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं सदी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। देखो जब ब्रिटिश लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, फिर भी ये बचा रहा। मतलब कि लोगों ने जो धीरे धीरे चोरी चोरी से ये लोग क्या करते थे, इसको पेश करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता दी गई। देखो शास्त्रीय नृत्य में हमारा कथक भी है। देखो शास्त्रीय नृत्य के आप नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुर का है। और वहीं पे अगर आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का, तो अभी हमने आपको पहले ही बता दिया कथक है।
संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई है वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, देखो लघु चित्र से क्वेश्चन आता है, आप ये याद रखिएगा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, ये याद रखिएगा, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था, ये भी याद रखिएगा। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों तथा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को संचित बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार को क्या क्या छोड़कर मतलब चले गए, नए उभरने लगे, जैसे क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार में और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विश्वास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबार के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। उनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण मतलब भी बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश। देखो याद रखिएगा ये वाला, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी इलाका जो था, यहाँ पे होता था ये सब। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला भी की एक साहसपूर्ण भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, बसौली शैली। याद रखिएगा, बसौली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वो भानुदत्त की रसमंजरी थी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों को अनिश्चितताओं से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, पहाड़ों क्षेत्रों की तरफ चल दिया। जैसे हिमाचल प्रदेश पहाड़ है तो वहाँ पे ये लोग आगे बढ़ने लगे, उधर चले गए। उन्होंने वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कांगड़ा शैली भी याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय है ना, इसको यूरोपीय जीआई टैग भी मिला। ये करंट अफेयर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थे। ठंडे नीले और हरे रंग के सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषय का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली का विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन, दीवार, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाती थी। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। बंगाल देख लेते हैं, बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम से वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बांग्ला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृति से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक मतलब ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध मतलब दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा के मध्य घाटी के भाषा तथा संस्कृति प्रभाव अधिक मतलब क्या हुआ, प्रबल हो गया। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री विन सॉन्ग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों, देखो 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1500 देखो याद रखिएगा, 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा मतलब जाने लगा। किस नाम से? सूबा माना गया, ये सूबा है। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित रही थी। वस्तुतः 15वीं
शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एक बद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम मतलब बंगाल कहा जाता था। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है और यह अपने क्रम मतलब विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषा, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा ये बन गया था। बंगाली के प्रारंभिक साहित्यिक दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है, दूसरी स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्यम शाब्दिक अर्थों में जिसको बोलते हैं शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देवी की जीवनियाँ। दूसरी श्रेणी में आते थे नाथ साहित्य शामिल थे, जैसे मेनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानी, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथाएं, ये सब थी। पहली श्रेणी के जो काल था इसका निर्णय अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि अनेक पांडुलिपियां पाई गई थी। यहाँ पे यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही ही नहीं किया जा सकता था। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। पीर और मंदिर 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्व इलाके के जंगली तथा दल बदल इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग अक्सर जनजाति थी। किसानों के नए समुदाय भी इनमें मिल गए। इन्हीं दिनों में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा के प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे जो इन इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम करती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाओं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। क्या कहते थे? पीर कहते थे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, दैवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, विभिन्न हिंदू बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। बंगाल में 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनने का दौर जोरों पर रहा। 19वीं शताब्दी में आकर यहाँ ये समाप्त हो गया। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटें, मिट्टी, गारे और अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, जिनको तेली बोलते हैं, कशारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारी कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थितियां प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो और उनकी प्रतिमाएं कहाँ पे? मंदिरों में स्थापित की गई। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल के छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली या चौचाला चार छतों वाली होती थी। इसके बाद 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। अभी हमने गुंबद के बारे में पढ़ा था। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें, 4 दीवारें रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरों पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारी, सजावटी टाइलें मंदिर की मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावट कि अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के रूप में पहुंच चुकी थी।
मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधित आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की उपजाऊ, मतलब देखो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही चावल होता है और लोग वहाँ पे मछली भी खाते हैं। मछली चावल वहाँ का एकदम पसंदीदा भोजन है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों मतलब वस्तुओं को गरीब बंगालियों को भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिर और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया, मतलब इनका चित्र बनाया गया मछलियों के साथ। ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली को लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ये याद रखिएगा, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी है। मतलब कुछ खास किस्म की मछली खानी है, सारी मछलियाँ नहीं खानी है इनको। देखो एक चीज़ ये भी देख लेते हैं, 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक सामुदायिक सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे, जो एक भाषा के रूप में फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तक ग्रीक के स्थान पर रोमानियम में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन राजभाषा के रूप में अपनाया गया। और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम अब अगला चैप्टर 10 चैप्टर देखेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है उसके लिए भी कमेंट करिएगा। अगर आपको सीटेट का नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको नंबर मैसेज करूँगी। और नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपीज़ है। थैंक यू।